खसरा नंबर कौन सा है, खेवट नंबर कौन सा है। भैया तो रिव्यू पिटीशन तेरा बाप निकालेगा, तू तहसीलदार तो लग गया केएस करके, लेकिन तुझे मालूम है कि ये हाई कोर्ट के स्टेटस को का मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीमेंट कहता मुझे पता ही नहीं सर ये स्टेटस को से क्या होता है। तो डेमोलेशन कर रहा है तो उसको वो जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है वो उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोर्ट्स में फॉलो करनी पड़ेगी और उसको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ उसको जो डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर किया उसको वो बचाने के लिए नहीं आएगा। तो आपके माध्यम से मैं इन सबको भी ये कहना चाहूँगा कि अपने माइंड की एप्लीकेशन कीजिए, देखिए हमें कहाँ पर जहाँ कोर्ट के आर्डर्स हैं, स्टेटस को के आर्डर हैं, स्टे आर्डर हैं, वहाँ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि कंटेम्प्ट हो जाएगी। कंटेम्प्ट हो जाएगी तो आपको फेस करनी है, फिर आप पूरी जाती है ना। आजकल हम देख रहे हैं कि 4 लोगों को नोटिस आ गया, हम बोल जाएंगे हमारा ज़मीन भी सरकारी ज़मीन में है तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। आप बोलें या ना बोलें, कार्रवाई जिस दिन आपके खिलाफ होनी है वो होनी है। लेकिन आपने किया क्या? जब आपके पड़ोसी का घर टूट रहा था तो आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? आपने किस वक्त आया? तो फिर अक्सर मुझे वो शेर याद आता है कि जलते घर को देखने वाले, या आपकी जनता के लिए जो घर में सो के आराम फरमा रही है, कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर ये इसी तरह तमाशा देख से कहूँगा कि जो डायरेक्शन आपने कही थी, जो आपका स्टेटमेंट मेरे पास रिकॉर्डेड है और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का, उसको लिखित रूप में लाइए। चूँकि जो तहसीलदार मौके पे काम कर रहा है वो केएस अफसर तो बन गया, एमएससी बॉटनी है, उसको ये नहीं मालूम। अभी हमारे पास स्टेटस को का ऑर्डर था अरफाज साहब और हमने उसको सर्व किया हुआ है, लेकिन तहसीलदार ने मौके पे जाके हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन की है। वो ये कहता है जनाब इस ऑर्डर के अंदर डिटेल नहीं लिखी हुई, खसरा नंबर कौन सा है, खेवट नंबर कौन सा है। भैया तो रिव्यू पिटीशन तेरा बाप निकालेगा, तू तहसीलदार तो लग गया केएस करके, लेकिन तुझे मालूम है कि ये हाई कोर्ट के स्टेटस को का मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीमेंट कहता मुझे पता ही नहीं सर ये स्टेटस को से क्या होता है। तो डेमोलेशन कर रहा है तो उसको वो जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है वो उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोर्ट्स में फॉलो करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। 9 जनवरी 2023 का वो ऑर्डर सबको याद है और लोग उस ऑर्डर के खिलाफ सड़कों पे भी उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और उस ऑर्डर को चैलेंज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में किया गया था और आज उस ऑर्डर को जो चैलेंज किया गया था, आज सुनवाई थी। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट जुल्कर नैन साहब, जिनसे बातचीत करेंगे हम क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है उस केस में। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। शुक्रिया अरफाज साहब। जुल्कर भाई, अगर हम बात करें जो आज सुनवाई थी, क्या नई डेवलपमेंट हुई है वहाँ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी के सर्कुलर को दुदासन बाला के रहने वाले 6 पिटिशनर अकबर रशीद और 5 अदर्स ने चैलेंज किया था, जिसमें उनके वकील एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जो बेसिकली राजौरी के ही रहने वाले हैं, उनके द्वारा इस आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन किया गया। और सुप्रीम कोर्ट में ये प्ली थी उनकी कि जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने रोशनी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ है, उसमें इन पिटिशनर्स की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, और इसीलिए चूंकि इन लोगों ने रिव्यू पिटिशन दायर नहीं की थी, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में उस जजमेंट को चैलेंज किया हुआ है। तो जब इनको नोटिस इशू किए गए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उसके साथ इन्होंने इस सर्कुलर का हवाला दिया हुआ था और इस सर्कुलर को इन्होंने चैलेंज किया था एज अ इन इंडिविजुअल कैपेसिटी। आज इससे पहले उनको स्टे ग्रांट किया गया था अप टू 31 जनवरी 2023। आज जब ये मैटर दोबारा लिस्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट में और इसकी सुनवाई हुई, जिसके ऊपर हमारे एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब ही पेश हुए, और सुप्रीम कोर्ट का पहला क्वेश्चन ये था कि टाइटल क्या है आपका, जो प्रॉपर्टी आपके पास है उस पर आपका टाइटल क्या है। तो इन्होंने ये जवाब दिया कि हमें टाइटल जो है, जो ऑनरशिप राइट है, वो कन्फर्ड हुआ अंडर रोशनी एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोशनी एक्ट की वैलिडिटी तो उस दिन ख़त्म हो गई जब इस ऑर्डर को हमने, जब इस रोशनी कानून को जम्मू एंड कश्मीर के उच्च न्यायालय ने स्टक डाउन किया हुआ है, तो इसकी वैलिडिटी ज़ीरो है। तो आपको उस कानून का बेनिफिट तो नहीं मिल सकता, ना उन राइट्स का बेनिफिट मिल सकता जिसके मुताबिक आपको ऑनरशिप राइट मिले थे, क्योंकि कानून ऑलरेडी जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है। तो दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी
आपको सुप्रीम कोर्ट स्टेटस को या स्टे का ऑर्डर ग्रांट करता है, तो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को, जो बड़े लोग हैं जिन्होंने रोशनी की बड़ी बड़ी ज़मीन, रोशनी कानून का मिसयूज़ करके बड़ी बड़ी ज़मीन को अलाट करवाया था, ऑनरशिप राइट कन्फर्ड किए थे, तो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन उनसे भी ज़मीन को रिट्रीव नहीं कर पाएगी। तो दूसरी एप्रीहेंशन सुप्रीम कोर्ट ने ये जताई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इस पिटीशन को विड्रा कर लीजिए, अदरवाइज वी विल डिसमिस दिस पिटीशन। तो इस पिटीशन को डिसमिस एज विड्रॉन हुआ है। ये याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है, जिसमें 9 जनवरी 2023 का सर्कुलर, जिसके मुताबिक इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, 100% रिमूवल की बात की जा रही है, उसके अंदर आज ये सारी कार्रवाई अरफाज साहब सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जिससे वो 6 लोग जिन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही थी उसको चैलेंज किया था, और उनके लिए आज बड़ी मुश्किल की घड़ी है, बड़ी परेशानी का सबब बना है जो उनकी पिटीशन आज डिसमिस हुई है। जुल्कर भाई, ये जो पिटीशन डिसमिस हुई है, इसका असर जो है जम्मू कश्मीर की आम आवाम पे क्या पड़ेगा? देखिए, इससे पहले ही जब ये पिटीशन लिस्ट हुई थी, उससे पहले दिन हमारे एलजी साहब जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी, जिस पर हमने काफ़ी ज़ोर लगाया था जम्मू कश्मीर की सरकार को ये कहने के लिए कि क्लियरिफिकेशन लेकर आइए और बताइए जम्मू कश्मीर की जनता को कि जो रिव्यू पिटीशन में आपका स्टैंड है, उस स्टैंड के ऊपर आप अपने उस स्टैंड के ऊपर मुतफिक रहिएगा। उस स्टैंड का में क्या लिखा हुआ है, वो पैरा 7 जो रिव्यू पिटीशन है, उसमें कैटेगोरिकली जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये व्यू लिया हुआ है। और ये रिव्यू पिटीशन दायर किसने की थी? जम्मू कश्मीर की इसी सरकार ने, जो आज ये सर्कुलर लेके आ रही है। पैरा 7 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि हम एक मैकेनिज़्म बनाना चाहते हैं, एक पॉलिसी फ्रेम करना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आम जनता है, जिनको रोशनी कानून के अलावा स्टेट लैंड के ऊपर लोग जो काबिज़ हैं, जिनके मकान हैं, या कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है या कोई लैंड कल्टीवेटर है, तो उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी और उनके ख़िलाफ़ हम कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसके अलावा जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में रोशनी कानून की पेंडिंग्स हैं, उसमें भी हमारे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं तुषार मेहता जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी हुई है कि जम्मू कश्मीर की सरकार रोशनी कानून वाले केसेस में किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी। और तीसरी ये बात है कि हमारे एलजी साहब ने ये क्लियरिफिकेशन दे दी, और जब हमने इस मुद्दे को हाईलाइट किया और सरकार से गुजारिश की, तो ख़ुद हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब ने भी यही कहा कि हम कॉमन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और एलजी साहब ने भी 2 वर्ड का इस्तेमाल किया था, कॉमन एंड पोर पीपल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी, बड़े लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी जिन्होंने कानून का मिसयूज़ करके ली थी, या वो लोग जो सरकारी ज़मीन के ऊपर या रोशनी ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी तरीके से काबिज़ हैं और जिनके पास चंक ऑफ लैंड है, यानी कि जिसके पास 50 कनाल 100 कनाल और बड़ी ज़मीन का ख़जाना है, उनके ख़िलाफ़ ही कार्रवाई होगी। ये क्लैरिफिकेशन तो सरकार का पहले ही हमारे पास मौजूद था। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर सरकार को अपनी जो कंसिडरेशन की करके ये फ़ैसला किया हुआ है, उस पर अमल करना चाहिए, उसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करके जम्मू कश्मीर की आम जनता को तंग ना किया जाए, यही हमारी गुजारिश रहती है। जुल्कर भाई, अगर ये 6 लोग जो अपने लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जिन्होंने खटखटाया, जिनको नोटिस आया, उसको उन्होंने चैलेंज किया, क्या बाकी लोग भी उनके लिए रास्ते बंद हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, या बाकी लोगों के लिए रास्ते खुले हैं कि वो अपने लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुँचें? देखिए, 2 तरह से आप एक जदोजहद करते हैं, एक लड़ाई लड़ते हैं। एक तो ये है कि कोर्ट का रास्ता। कुछ केसेस में हम लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि आप कोर्ट में अपने लिए जाइए, अपने हक़ को बचाने के लिए, अपने हक़ और इंसाफ की लड़ाई अदालतों में लड़िए। दूसरा, कई बार मैं ख़ास करके इस बात के ऊपर बड़ा तवज्जो रहती है, और आपने देखा कि कितने मुद्दे हमने सरकार के साथ पब्लिक डोमेन में रह के बातचीत करके उनको हल किया। उसी का नतीजा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्टेटमेंट और हमारे बदूरी साहब का क्लियरिफिकेशन है। चूँकि आपको मालूम है 9 जनवरी को ये आर्डर पास हुआ था, लेकिन सबसे पहले मैंने 6 जनवरी को इस इशू को पब्लिक डोमेन में लाया था। अभी बदूरी साहब ने ऑर्डर पास नहीं किया था, क्लियरिफिकेशन आई, सरकार ने बात मान ली। तो कई मुद्दों को आपको सरकार की अदालत में
जनता की अदालत में लड़ना होता है। हर फैसला और हर चीज़ आप अदालतों के अंदर फैसले नहीं करवा सकते, क्योंकि अदालत में जो फैसले होते हैं वो कानून के मुताबिक हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक एट लार्ज, उसके अंदर टाइटल देखा जाता है। आज भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, टाइटलमेंट क्या है, क्योंकि अदालतें जो हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट को उस तरीके से नहीं लेती जिस तरह से सरकार लेती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया तो अब हर कार्रवाई होगी। सरकार को चाहिए, और सरकार का अपना ये नज़रिया रिव्यू पिटीशन में पेंडिंग है, तो उन तमाम चीज़ों को अगर हम कंसिडर करें तो ये फ़ैसले नहीं किए जा सकते। जम्मू कश्मीर की जनता थोड़ी थोड़ी, कोई 5 मरले में, 10 मरले में, या अपनी हैसियत के मुताबिक किसी का 1 कनाल या 2 कनाल में अगर मकान है तो उनके ख़िलाफ़ आप ये ड्राइव इस तरीके से नहीं चला सकते जिस तरह से आपका ये ऑर्डर बयान करता है। इसीलिए हमने ज़ोर दे के जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी कहा था कि जहाँ पर भी आप कार्रवाई करें वहाँ ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करें। तो अरफाज साहब, आज आप देख रहे हैं ये जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नोटिस लोगों को जारी हो रहे हैं, तो मौका दिया जा रहा है कि अगर आपकी बात, आपका जो पक्ष है, जो आपका जस्टिफिकेशन है, वो आप हमें बताएं कि अगर आप इस ज़मीन के ऊपर काबिज़ हैं तो कब से हैं, आपका टाइटल है तो क्या है। सरकार नोटिस दे रही है ना आपको, सरकार आपसे कह रही है आज, तो ये किस चीज़ का नतीजा है? ये इसी चीज़ का नतीजा है कि हम कहते हैं कि कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो इन लेटर एंड स्पिरिट में, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो अब वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनको पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में नोटिस आ रहे हैं, तो अगर उनके पास जस्टिफिकेशन है वो अदालत में जाएं। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जिस कानून के द्वारा उसमें लिखा है, जिस कानून के द्वारा उनको नोटिस आया, वो उसको चैलेंज करें, वहाँ अपना रिकॉर्ड शो करें और बताएं कि वो कब से इस ज़मीन के ऊपर काबिज़ हैं। तो मुझे लगता है कोर्ट उनको प्रोटेक्ट करेगी और करना भी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। वो किसी एफिडेविट पे जो है लोगों ने ज़मीनें खरीद करके वहाँ पे बसे हुए हैं, वो क्या डॉक्यूमेंट दिखाएंगे? ये एक चर्चा का विषय है। अगर हम इस बात के ऊपर बात करें तो एक लंबी बात हो जाएगी। इसके लिए एक स्पेशल आपको मेरे साथ बात करनी पड़ेगी कि 5 मरले ज़मीन के ऊपर आपने एग्रीमेंट टू सेल किया, किससे किया, किससे परचेज़ की। फॉर एग्जांपल, मैं अरफाज डेंग साहब से कब्ज़ा ले रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ कि जनाब ये ज़मीन का 5 मरले का टुकड़ा, 10 मरले का टुकड़ा मैंने अरफाज साहब से परचेज़ किया है, इनक्रोच नहीं किया। इनक्रोचर आप हो सकते हैं, मैं परचेज़र हूँ, आपने मुझे अपना कब्ज़ा था, आपने मुझे दे दिया। लेकिन आप मुझे बताइए अरफाज साहब, ये जो रातों रात किसी ने तो अपना स्ट्रक्चर उठा के कहीं खड़ा नहीं किया, ये स्ट्रक्चर बनने में वक्त लगा है। चाहे वो 5 मरले पे किसी ने घर बनाया है, चाहे 1 कनाल पे है, चाहे 2 कनाल पे है, तो आप मुझे बताइए ये स्ट्रक्चर तैयार होने में क्या जम्मू कश्मीर के अंदर कोई कानूनी अथॉरिटियाँ यहाँ काम नहीं कर रही थी? अगर एरिया म्यूनसिपलिटी की जुरिस्डिक्शन का है तो क्या वहाँ म्यूनसिपलिटी के लोग मुलाजिम नहीं थे? क्या उस पूरे इलाके के अंदर जम्मू कश्मीर की पुलिस सो गई थी? मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जम्मू की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो अथॉरिटीज़ काम करती हैं मौके के ऊपर, वो उनके कनाइवेंस से कॉलोनियाँ इस्टेब्लिश हुई। फिर सरकार ने उन लोगों को पानी का कनेक्शन पहुंचाया, फिर इसी सरकार ने उन लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचाया, फिर उस इलाके के अंदर सड़कें बन गईं, फिर उन्हीं इलाकों के अंदर स्कूल बन गए, फिर उन्हीं इलाकों के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन गए। तो ये सारा निज़ाम किसके होते हुए बना? यहाँ की सरकार के मुलाजिम के ख़िलाफ़। तो कार्रवाई मेरे लोगों के ख़िलाफ़ क्यों हो? कार्रवाई तो इन अथॉरिटीज़ के मुलाजमीन के ख़िलाफ़ होनी चाहिए कि भैया आपके टाइम के अंदर जब ये कॉलोनी बन रही थी तो कौन लोग थे म्यूनसिपलिटी के एम्प्लॉई, कौन वहाँ पर पुलिस ऑफिसर था, कौन बाकी लोग वहाँ इन्वॉल्व थे। अगर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात है, अगर ओटा म्यूनसिपलिटी की बात है, तो वहाँ पर भी तो डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं ना। तो उनके कनाइवेंस से ये सारा काम हुआ है, कंस्ट्रक्शन हुई है, कॉलोनियाँ बनी हैं, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। तो लाइबिलिटी किसकी है? सबसे पहली 60% लाइबिलिटी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की है, जिनकी प्रेजेंस में ये सारा काम और ये सारी डेवलपमेंट्स हुई है। तो आज आप कसूरवार ठहरा रहे हो आम बंदे को, जिसने 5 मरले में घर बनाया, 1 कनाल में बनाया, 2 कनाल में बनाया। तो कसूरवार आम जनता नहीं है, कसूरवार गवर्नमेंट के वो अथॉरिटी, वो मुलाजमीन कसूरवार हैं जिनके होते हुए ये कंस्ट्रक्शन हुई। तो सबसे पहले आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। एविक्शन ड्राइव करने से पहले आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन लोगों की प्रेजेंस, मौजूदगी में, जिनकी नेग्लिजेंस के मुताबिक ये काम हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ।
अब मुझे भी जम्मू के अंदर 12-15 साल हो गए रहते हुए, एक ईंट नहीं कोई लगा सकता जब तक पब्लिक अथॉरिटी उसमें इन्वॉल्व ना हो। उनके कनाइवेंस से ये कंस्ट्रक्शन हुई, कॉलोनियाँ बनी। लिहाजा आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अपने मुलाजमों के खिलाफ कार्रवाई करें। वो लोग खुद बताएंगे कि हमारे ज़माने में म्यूनसिपलिटी का कौन सा इंस्पेक्टर था जिसको हमने पैसे दिए, पुलिस को हमने कितना दिया। आज नक्शा भी पास कराने के बावजूद आप काम नहीं कर सकते। इतने हालात, इस संगीन दौर से लोग गुजर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कोई रातों रात सारा प्रोसेस नहीं हुआ। लिहाजा आम जनता को तंग करने के बजाय सरकार पहले अपने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ टाइम टू टाइम कानून बनता रहा। पूरा जम्मू अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आज भी मैं आपको दावे से ये बात कहता हूँ कि 80% जम्मू इलीगल है। आप बोलेंगे कैसे? पहली बात तो ये है कि 20% ही तो मालकानी ज़मीन, और जो गवर्नमेंट ने 18 कॉलोनीज़ 2002 के अंदर रेगुलाइज की, वो कौन सी कॉलोनी थी? वो इलीगल कॉलोनीज़ थी जिसके अंदर सब कुछ था लेकिन मालकाना हक नहीं थे लोगों के पास। तो आज भी 11 फाइलें जम्मू के लोगों की सेक्रेटेरिएट में पेंडिंग हैं उसी पैटर्न पर रेगुलाइज करने के लिए, लेकिन सरकार ने नहीं की। ये जो गांधीनगर सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत हमें दिखता है, ये भी सरकार की हाउसिंग कॉलोनी है, सरकार ने बनाई, लोगों को दी। और फिर जो जेडीए ने कंस्ट्रक्शन की कॉलोनियाँ बनाई, लोगों को दी। तो ये जो इंक्रोचमेंट ये कहते हैं, मेरी नज़र में ये इंक्रोचमेंट नहीं है, चूँकि ये लोगों का कि इनकी जो इन्होंने नहीं उनको प्रोवाइड की, जो फैसिलिटी हाउसिंग डिपार्टमेंट और जेडीए ने प्रोवाइड करनी थी, वो नहीं जब साबित कर पाए, तो लोगों ने किसी तरीके से अपना घर खड़ा किया है। वो हम उसको इलीगल नहीं कह सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ब खुद उन लोगों को वो फैसिलिटियाँ, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। लिहाजा वही उसी पैटर्न के ऊपर इन एरियाज़ को रेगुलाइज करना चाहिए, इन कॉलोनीज़ को रेगुलाइज करना चाहिए, ताकि लोग यहाँ अमन और शांति के साथ रहें। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर की ज़मीन को बचाना चाहते, तो मैं आज भी सरकार से कहता हूँ कि 1% लोग, चौथा फीसद इलाका जो है वो लोगों के पास है। बाकी 3% जिसको हम कहेंगे कि 1/3 ही इस्तेमाल हो रहा है, बाकी वाली सारी ज़मीन सरकार के पास पड़ी हुई है, जंगल की शक्ल में, सरकारी ज़मीन की शक्ल में। उसको प्रोटेक्ट कीजिए। आप आइंदा का ध्यान रखिएगा, जो लोगों के पास है उस पर उनके मालकाना हक दीजिए। आखिर आप इन लोगों को निकाल के फेंकना कहाँ चाहते हैं? जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इनका राइट टू शेल्टर है, इनकी राइट टू लाइफ है, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? और हमने कहा सरकार से, वो जो पॉलिसी की आप बात करते हैं रोशनी में भी, और ऐसे भी सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। उस पॉलिसी को बनाइए जो सरकारी ज़मीन के मुताबिक आपका मालकाना हक का पैसा बनता है वो आप लीजिए। लोगों को बिला वजह तंग कर रहे हैं, आप लोगों को सड़कों पर लाने के लिए सरकार मजबूर करेगी, तो आखिर आप किसको यहाँ ला के बैठाना चाहते हैं? किन लोगों के लिए आप इस ज़मीन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? जब हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को ही रहने के अधिकार नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल से लोग कहाँ जाएंगे? ये बड़ी परेशानी का सबब है। गवर्नमेंट को इसको बड़ा सीरियसली इसके ऊपर व्यू लेना चाहिए, बहुत जल्दी लेना चाहिए। और ये जो आए दिन डेमोलेशन ड्राइव चल रही है, इसको बंद करना चाहिए। जुल्फ़िकार साहब, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? पूरे जम्मू कश्मीर से जो है प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। कल आपने देखा बठिंडी सुजमा के लोग भी एक बच्चा जो है तिरंगे हाथ में लेकर के जो है सड़कों पे था। डोडा, कारा, हर जगह से जो है प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि अपनी लड़ाई सिर्फ अदालतों के अंदर ही नहीं लड़ी जाती। जहाँ तक प्रोटेस्ट का सवाल है, तो ये फंडामेंटल राइट है। ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना सरकार के अगेंस्ट या अपनी बात रखनी, ये लोगों का अधिकार है। वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिसको कोई मना नहीं कर सकता, और करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए सरकार के सामने। और ऐसी बात नहीं है, जब आप ये बात सरकार के सामने अपने प्रोटेस्ट के द्वारा, अपने इंटरव्यूज़ के द्वारा करते हैं, तो सरकार उनको कंसिडर करती है। लेकिन कई बार देर हो जाती है, लेकिन कंसिडर करवाने के लिए आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर की जनता है, ये बड़ी तमाशेखोर जनता है, क्योंकि ये तमाशा देखती है कि सामने वाले का घर गिर रहा है और हम देखते हैं। ऐसी बात नहीं है अरफाज साहब, मैं एक बड़ी बाकी से आपसे ये बात कहूँगा कि ये जो मौत का कारनामा है ना, जिस तरह हम कहते हैं कि ये हर घर में पहुँचती है, इस तरह ये जो जुल्म और ज़्यादती है ना, आजकल हम देख रहे हैं कि 4 लोगों को नोटिस आ गया, हम बोल जाएंगे हमारा ज़मीन भी सरकारी ज़मीन में है, तो हमारे ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो जाएगी। आप बोलें या ना बोलें, कार्रवाई जिस दिन आपके ख़िलाफ़ होनी है वो होनी है। लेकिन आपने किया क्या?
जब आपके पड़ोसी का घर टूट रहा था तो आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है? आपने किस वक्त आया? तो फिर अक्सर मुझे वो शेर याद आता है कि जलते घर को देखने वाले, या आपकी जनता के लिए जो घर में सो के आराम फरमा रही है, कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर ये इसी तरह तमाशा देखते रहेंगे, मैंने पिछले साल जनवरी के महीने में एक एहतजाज किया, पूरे जम्मू की जनता को हमने बुलाया कि हम पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि एक पॉलिसी फ्रेम कीजिए, लेकिन कितने लोग अरफाज साहब सामने आने के लिए तैयार थे? वही लोग आज मैं देख रहा हूँ सड़कों पे हैं, वही लोग जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आज वो लोग अपना रोना रो रहे हैं। कल जब मैं उनका रोना खुद रो रहा था कि मैं कह रहा था यहाँ आइए मेरे साथ बैठिए, हम सरकार को मनवाएंगे, अगर आए होते तो आज ये हालात ना होते। आज भी मैं लोगों से यही कहूँगा कि अपने घरों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको पीसफुल प्रोटेस्ट की शक्ल में सरकार को मनवाना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार जब तक आप अपनी बात सामने नहीं रखेंगे तो सोए हुए बच्चे को माँ भी दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार फिर इसी तरीके से काम करेगी, और जब तक आप एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द नहीं समझेंगे, मुझे लगता है कि आप नाकामी की तरफ रहेंगे। बाकी आप जो भी बात करें पीसफुली करें, कानून के मुताबिक रह के करें, मुझे लगता है सरकार उसको कंसिडर करेगी। आपके माध्यम से मैं आज फिर एलजी साहब से कहूँगा कि जो डायरेक्शन आपने कही थी, जो आपका स्टेटमेंट मेरे पास रिकॉर्डेड है और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का, उसको लिखित रूप में लाइए, क्योंकि जो तहसीलदार मौके पे काम कर रहा है वो केएस अफसर तो बन गया, एमएससी बॉटनी है, उसको ये नहीं मालूम। अभी हमारे पास स्टेटस को का ऑर्डर था अरफाज साहब, और हमने उसको सर्व किया हुआ है, लेकिन तहसीलदार ने मौके पे जाके हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन की है। वो ये कहता है जनाब इस ऑर्डर के अंदर डिटेल नहीं लिखी हुई, खसरा नंबर कौन सा है, खेवट नंबर कौन सा है। भैया तो रिव्यू पिटीशन तेरा बाप निकालेगा, तू तहसीलदार तो लग गया केएस करके, लेकिन तुझे मालूम है कि ये हाई कोर्ट के स्टेटस को का मतलब क्या है, इसकी इम्प्लीमेंट कहता मुझे पता ही नहीं सर ये स्टेटस को से क्या होता है। तो डेमोलेशन कर रहा है, तो उसको वो जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है वो उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोर्ट्स में फॉलो करनी पड़ेगी और उसको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ उसको जो डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर किया उसको वो बचाने के लिए नहीं आएगा। तो आपके माध्यम से मैं इन सबको भी ये कहना चाहूँगा कि अपने माइंड की एप्लीकेशन कीजिए, देखिए हमें कहाँ पर जहाँ कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, स्टेटस को के ऑर्डर हैं, स्टे ऑर्डर हैं, वहाँ आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि कंटेम्प्ट हो जाएगी। कंटेम्प्ट हो जाएगी तो आपको फेस करनी है, फिर आप पूरी ज़िंदगी यहीं लड़ते रहोगे, परेशानी में रहोगे, किसी ने आपको नहीं बचाना। तो लिहाजा कानून की इज़्ज़त कीजिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए, और आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा कि लिखित रूप में लाइए, चूँकि ये लोग मेरे लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, हम कह नहीं सकते, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि स्टेटस को क्या होता है, उसकी मिसयूज़ करते हैं। लिहाजा लिखित में लाइए ताकि लोगों को नुकसान ना हो और ये लोग अपना ये दिखा पाएँ कि भैया आप हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।